लोग 12 का एक नए चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिसॉल्यूशन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का आज हम लोगों का ये लेक्चर 1 होने जा रहा है। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिसॉल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को क्लोज करना, बंद करना। डिसॉल्यूशन का मतलब समापन, बिजनेस को समाप्त करना। देखो, मैं पहले ही आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था, एंटिटी कॉन्सेप्ट में। एंटिटी कॉन्सेप्ट ठीक से समझने की प्रयास करना। देखो, थ्योरी को ढंग से समझोगे, आगे की बात समझ में आएगा। देखना, एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैं समझाया था आप सभी को कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी ऑब्लिक पर्सन्स। मैं ये समझाया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी और सेपरेट पर्सन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। पर्सन का मतलब केवल राम, रहीम, करीम, सीता, गीता, मोना, सोना ही मत समझ लेना। मैं समझा चुका हूं कि पर्सन का ब्रॉड मीनिंग होता है कॉमर्स में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, जिसमें पहला पर्सन मैं समझाया था नेचुरल पर्सन, जिसको नेचर ने बनाया, दैट इज गॉड ने बनाया। सेकेंड होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हमने बनाया। ठीक है, जैसे कोई भी बिजनेस है, कंपनी है, फर्म है, बैंक है। और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये 3 तरह के पर्सन की बात किया गया है कॉमर्स में। ठीक है ना, यानी पर्सन के टाइप्स होते हैं। देखो, तो यहां बोला गया कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन। बिजनेसमैन तो पर्सन है ही, लेकिन बिजनेस को भी एक पर्सन बोला जा रहा है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब रहा बात कि जब 3 तरह के पर्सन हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, तो बताओ कि बिजनेस कैसा पर्सन हुआ? आर्टिफिशियल, बनावटी, जो बनाया गया है बिजनेसमैन के द्वारा। बिजनेसमैन ना बिजनेस को बनाएगा जी, ओपन करेगा, तो ये बनावटी पर्सन है। ठीक है ना? तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी में बिजनेस कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल। जबकि बिजनेसमैन कैसा पर्सन है? नेचुरल, जिसको नेचर ने बनाया, गॉड ने। जब ये पर्सन है तो दोनों का जन्म हुआ है। ठीक से समझना मैं कहां से कहां पहुंच रहा हूं। देखना, डिसॉल्यूशन मेरा टॉपिक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट में हूं। जब दोनों पर्सन हैं तो दोनों का बर्थ हुआ है, दोनों का जन्म हुआ है। बताओ, ये बिजनेस का जो जन्म हुआ है कैसे हुआ है? बाय लॉ। बिजनेस का जन्म कैसे होता है? बाय लॉ, कानून के द्वारा, कानूनन। जैसे पार्टनरशिप फर्म खोलोगे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जाकर अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड बनवाते हो, डीड में कंटेंट को शामिल करते हो, और डीड तो रेवेन्यू स्टाम्प में बनता है। ठीक है, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया गया 1932 के अंदर, तब जाके वो बिजनेस जो है एक लीगल पर्सन बन गया। इसी तरह हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013, जब मैं शेयर चैप्टर में आऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है ना? तो जब कंपनी के रूप में बिजनेस करोगे, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, तो उनकी भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या पहले से कोई पुराने एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किए गए हैं कंपनी, जो पुराने कंपनी है। जैसे पुराना लॉ 1956 था। ठीक है, तो लॉ के अंदर उनका बाय लॉ उनका जन्म होता है। जान लो, किसी भी बिजनेस का जन्म बाय लॉ हो रहा है। लीगल बिजनेस चला रहे हो तो बाय लॉ, कानून के द्वारा उनका जन्म हुआ है। जबकि बिजनेसमैन का जन्म जो हुआ है ये बाय गॉड हुआ है, बाय गॉड हुआ है। ठीक है ना? तो ये लॉ के द्वारा आया है और ये गॉड के द्वारा आया है। और ये भी तय है कि जब आए हो तो जाना भी है,
खासकर देखो, इनको तो जाना ही जाना है, ये जाने के लिए ही आए हैं, परमानेंट बुकिंग नहीं है। लेकिन ये थोड़ा परमानेंट लंबे रहते हैं, या ये कहो कहो कि मकसद ही लंबा इनको रखने का होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कभी मजबूरी के केस में ये बंद होते हैं, ऐसा नहीं कि बंद नहीं होते हैं, यानी इनका भी जाना होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में इनका जाना होता है, क्योंकि जाने के मकसद से बिजनेस नहीं खोला जाता है, चलाने के मकसद से खोला जाता है। आज मैं चला रहा हूं, आज मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे चलाएंगे, जब वो नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे चलाएंगे। बिजनेस कंटिन्यूइंग नेचर का है, वो चलता रहता है। अब लेकिन मान लो मैं बोला कि कभी कभी भी जाते हैं, बिजनेस को भी कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि वहां बंद करना पड़ता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब बिजनेस एक लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन जिसका जन्म हुआ है बाई लॉ, तो जब ये आया बाई लॉ है तो ये जाएगा भी बाई लॉ। ऐसा नहीं है कि फर्म मेरा है या हम कंपनी का मालिक है, रिलायंस का मालिक है, ठीक है ना, मुकेश अंबानी, तो जब चाहेंगे कंपनी को बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर उनको किसी भी कंपनी को बंद करना है अपना, अब उनका तो बहुत सारे कंपनी है ना जी, 50 कंपनी है, सैकड़ों ऐसे कंपनी बनाकर रख दिए हैं, बड़े बिजनेसमैन है, जानिए रहे सब लोग, ठीक है। तो कोई भी एक बिजनेस अगर उनको बंद करना है तो ऐसा नहीं है कि रात में घर में बैठ के डाइनिंग टेबल में सोच लिए कि कल उठ के बंद कर देना है बिजनेस को, तब बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। उनको कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कानूनन ही बिजनेस बंद होगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस का चेयरमैन है, मालिक है, तो बिजनेस को जब बुझा तब बंद कर देंगे, तो लाखों वर्कर का क्या होगा, जब चाहोगे सुबह उठ के बंद कर देगा। तो जब कानून के द्वारा बिजनेस आया तो कानून के द्वारा ही बंद होगा। वो बाई लॉ आया तो बाई लॉ जाना है उसको, यानी लीगल स्टेप लेके ही वो जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो ये आया बाई लॉ तो जाएगा भी बाई लॉ, ये आया बाई गॉड तो जाएगा भी बाई गॉड, ये होने वाला है, ठीक है ना। ये समझ गए यहां तक की बात। अब मैं आ रहा हूं देखो डिसोल्यूशन में। ये बात अब दिमाग में आ जाना चाहिए कि बिजनेस का जन्म बाई लॉ हुआ है, यानी आया वो बाई लॉ है तो वो जाएगा भी बाई लॉ, ठीक है। कानून में कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को लोगे तभी वो बिजनेस बंद हो पाएगा, वो स्टेप नहीं लोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब समझो डिसोल्यूशन में हो क्या रहा है। मैं बोला कि डिसोल्यूशन, देखो डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को बंद करना, डिसोल्यूशन। ये देखो फर्म को क्लोज करना, क्लोज टू द फर्म, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना, क्लोज यानी बंद करना, इसको डिसोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस होता है और उसको भी बंद करने की जरूरत पड़ता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब भी होता है क्लोज करना, लेकिन क्लोज टू कंपनी, कंपनी को बंद करना, फर्म को नहीं, इसको बंद करना है कंपनी को। तो जब किसी कंपनी को बंद करना होगा तो वर्ड आ जाता है लिक्विडेशन, लेकिन जब किसी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है तो वर्ड यूज किया जाता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब समापन, समाप्त कर दो। इज इट क्लियर, ठीक है। तो टॉपिक हम लोगों का कंपनी नहीं पार्टनरशिप फर्म है, इसलिए हम लोग का चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन, नॉट लिक्विडेशन। बट आगे आप बढ़ेंगे, ठीक है, बीकॉम में, एमकॉम में या सीए कॉस्टिंग सीएस करने जाएंगे तो आपको लिक्विडेशन पढ़ने के लिए मिलेगा चैप्टर। चलो जी, देखो भाई, अब मैं बोला कि कानूनन वो बाई लॉ आया है तो जाएगा बाई लॉ, कानून के द्वारा जाएगा, यानी कानून के कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप को जब लेंगे हम तो हमारा बिजनेस बंद होगा, अदरवाइज बंद नहीं हो पाएगा। अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखो द प्रोसेस ऑफ दैट लॉ बाई taking which business of the firm
इज वाइंड अप इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किसको कहा जाता है बेटे, ठीक से समझने की प्रयास करो। डिसोल्यूशन किसको कहा जा रहा है, देखो द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब स्टेप्स, प्रक्रिया, ठीक है, ये प्रोसेस का मतलब हो गया स्टेप्स, यानी कानून की जो प्रक्रिया, ठीक है, ऑफ दैट लॉ, कानून का वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया, बाय टेकिंग विच, जिसको ले लेने से, जब वो प्रक्रिया, वो स्टेप ले लोगे तो ले लेने से बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म का जो बिजनेस है वो वाइंड अप हो जाए। वाइंड अप हो जाए मतलब क्लोज हो जाए, वाइंड अप हो जाए मतलब क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है, डिसोल्यूशन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाएगा, डिसोल्यूशन, यानी फर्म का समापन। तो कानून की वह स्टेप, कानून की वह प्रक्रिया जिसको उठा लेने से, जिसको ले लेने से किसी भी फर्म के बिजनेस को, ठीक है, बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जा सके, ठीक है, उसी स्टेप्स को कहा जा रहा है यहां पर डिसोल्यूशन, समापन, समाप्त हो जाएगा बिजनेस। लेकिन ध्यान से समझना, अब ये तो डेफिनेशन समझा दी हमने, ठीक है। अब देखो फॉलोइंग स्टेप्स should be taken at the time of solving the problems, solving the problems। बोलता है कि जब इस चैप्टर का प्रॉब्लम बनाओगे तो प्रॉब्लम बनाते समय कौन कौन सा स्टेप लिया जाएगा, प्रॉब्लम कैसे बनाओगे, ये समझाया जा रहा है। देखो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन, निम्नलिखित स्टेप लिए जाएंगे। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को जब सोल्व करेंगे तो कौन कौन से स्टेप लिए जाएंगे, यानी प्रॉब्लम कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं एक एक स्टेप की बात अब कर रहा हूं। देखो स्टेप 1 में बोला जा रहा है, स्टेप 1 में बोला जा रहा है कि बैलेंस शीट मस्ट बी अप टू डेट, दैट इज करेक्ट बैलेंस शीट, दैट इज करेक्ट बैलेंस शीट। ठीक से समझने की प्रयास करो, फर्म का सारा कुछ कहां है। फर्म को बंद करना मतलब क्या, किसी भी बिजनेस का, किसी भी फर्म का सारा कुछ बैलेंस शीट में होता है, क्योंकि बैलेंस शीट इज ए पोजीशन स्टेटमेंट, सारे एसेट्स लायबिलिटी वही है बैलेंस शीट में पड़े हुए। तो फर्म को क्लोज करने का मतलब फर्म के बैलेंस शीट को क्लोज कर देना, बैलेंस शीट को बंद करना। तो सबसे पहला स्टेप में, इस चैप्टर में पहला कैरेक्टेरिया समझाया जा रहा है, फर्स्ट कैरेक्टेरिया ऑफ दिस चैप्टर इज कि बैलेंस शीट मस्ट बी अप टू डेट, यानी बैलेंस शीट का होना जरूरी है। कभी कभी इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम में बैलेंस शीट नहीं दिया गया रहता है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तो फिर हम लोग पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, पहले बनाना है, देन बिगाड़ना है। डिसोल्यूशन करना, बंद करना मतलब बिगाड़ना, यही हो रहा है। तो पहले बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है ना, तब हम लोग क्लोज करेंगे। तो पहले तो बैलेंस शीट का होना जरूरी है, सबसे पहला स्टेप में समझ लेना, बैलेंस शीट मस्ट बी अप टू डेट, दैट इज करेक्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का होना जरूरी है, पहला चीज यहां पर ध्यान रखना, बैलेंस शीट का होना जरूरी है। अब कहता है स्टेप 2 में, देखो स्टेप 2 में समझो, स्टेप 1 यहां पर आ गया, देखना मैं स्टेप 2 की बात कर रहा हूं। स्टेप 2 बोलता है कि क्लोज द आइटम्स
ऑफ बैलेंस शीट, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एज सच, एज सच। बोलता है कि पहले तो बैलेंस शीट का होना जरूरी है, अब कहता है कि बैलेंस शीट के आइटम्स को क्लोज करो, क्लोज द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एज सच, इस प्रकार से बंद करना है। देखो किस प्रकार से, अब किस प्रकार में आने के लिए पहले मैं एक बैलेंस शीट बनाकर दिखा रहा हूं कि पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट में, खासकर डिसोल्यूशन चैप्टर में जब बैलेंस शीट मिलेगा तो उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं। तो स्टेप 2 में क्लियर बोला गया कि बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करना है, हम लोगों को देखना, ठीक से समझ लेना, क्लोज करने की बात लिखा गया, देख लेना, क्लोज करना है। अब हम लोग यहां पर बैलेंस शीट बना रहे हैं, देखो एक ये बैलेंस शीट है, एज ऑन, जो भी डेट यहां दिया रहेगा, जो भी ईयर रहेगा, चलो ठीक है, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज, देखो यहां पर आ गया गुडविल, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट नाम को ठीक से समझना, शॉर्ट लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लूज टूल्स, पेटेंट राइट। मुझे लग रहा है इधर कम जगह पड़ जाएगा, इसलिए मैं उधर जा रहा हूं, देखना। बैलेंस स्टेप 2 में ठीक से समझ लेना, क्लोज द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एज सच, बैलेंस शीट के आइटम को बंद करना है। बंद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बैलेंस शीट बनाकर दिखा रहा हूं कि पहले तो इसमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सा है, कैसा इंफॉर्मेशन है, देखना। बैलेंस शीट एज जो भी डेट रहेगा, मैं बोला लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। देखो जी, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लूज टूल्स, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, कैश, बैंक, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। देख लेना एसेट साइड में क्या क्या नाम आया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में हम लोग जाएं तो यहां पर कैपिटल है ए बी सी, तो यहां पर बीज लोन है, बीज लोन। इसके बाद यहां पर है क्रेडिटर्स, बीपी, बीओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनएक्रूड इनकम, बैंक लोन, वाइफ लोन, किसी का भी वाइफ का लोन हो, वाइफ लोन, प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व,
कंटिंजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। ये देखो बैलेंस शीट है। अब ठीक से समझने का प्रयास करना बेटे, देखना सब लोग, मैं करने क्या जा रहा हूं, देखो ठीक से समझो। इस चैप्टर में हम लोगों को करना क्या है, देखो पहले से मैं समझा रहा हूं कि ऑल लायबिलिटी जो होता है ये माइनस होता है, दैट इज क्रेडिट होता है। ऑल एसेट्स प्लस होता है, दैट इज डेबिट होता है। क्योंकि बिजनेस को बंद करने जा रहे हो, तो जब बिजनेस को बंद करने जा रहे हो तो हम लोग को इस चैप्टर में करना क्या, देखो जब बिजनेस बंद करेंगे तो जितने भी ये लायबिलिटी हमारे पास पड़े हुए हैं, देखो ये लायबिलिटी, ये सब लायबिलिटी वाले हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास पैसा लेने आएंगे। जिनका भी हमारे पास पैसा बाकी है, जितना इतना लायबिलिटी है, आइए जब जान रहा है कि अब बिजनेस बंद हो रहा है तो ये तुरंत पैसा लेने आएगा कि नहीं आएगा हमारे पास, तो सारे लायबिलिटी वाले पैसा लेने आएंगे। कहां से पैसा देंगे इसको हम लोग, कहां से पैसा दिया जाएगा, हम लोग इधर देखो जो एसेट्स है इसको सेल आउट, बेचेंगे। एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी का पेमेंट करना है, यही दो काम है चैप्टर में, जान लेना। क्लियर हो गया, यही दो काम करना है चैप्टर में, एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी का पेमेंट करना है, ठीक है ना। कुल मिलाकर देखो काम यही है, एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट चीज देखना। लेकिन इसके लिए हम लोग इस बैलेंस शीट में जो कुछ भी लिखे हैं इसका कोडिंग कर रहे हैं, देखना। और यही कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और सब लोग ध्यान से समझ लेना कि ये जो थ्योरी लिखाया जा रहा है ये केवल 12 पर्पस स्टूडेंट, 12 के स्टूडेंट के लिए नहीं लिखा जा रहा है, 12 स्टैंडर्ड केवल नहीं है ये। जो लोग भी सीए कॉस्टिंग सीएस करना चाह रहे हो उनको भी ये चैप्टर वहां पढ़ना है, और उनके लिए भी ये काम का चीज है, जान लेना, ठीक है ना। ये थ्योरी उस लेवल का थ्योरी आपको दिया जा रहा है, स्कूल और कॉलेज के लेवल की थ्योरी नहीं दिया जा रहा है। उन सारे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है इस लेक्चर से, ठीक है। अब देखो मैं एसेट्स को कोडिंग कर रहा हूं और इसी कोडिंग पर थ्योरी आगे बढ़ेगा, इसलिए कोडिंग को ठीक से समझना, कोडिंग के अंदर आने वाला इंफॉर्मेशन को ठीक से समझना। देखो गुडविल से लेकर एक्रूड इनकम तक, यहां तक की जो बात हो रहा है, देखो गुडविल से लेकर एक्रूड इनकम तक, यहां तक जो भी हमारे ये एसेट्स हैं इसको कहा जाता है रियलाइजेबल एसेट्स, रियलाइजेबल एसेट्स ये कहा जाएगा, देखना रियलाइजेबल एसेट्स। लेकिन जो ये कैश और बैंक यहां देख रहे हो इसको कहा जाएगा रियलाइज्ड, रियलाइज्ड एसेट्स। क्या कहा जाएगा, रियलाइज्ड एसेट्स, रियलाइज्ड। और बाकी जो नीचे बच गया देखो ये दो नॉन रियलाइजेबल, नॉन रियलाइजेबल एसेट्स ये कहा जाएगा, नॉन रियलाइजेबल एसेट्स। तो ये तीन तरह के एसेट्स होते हैं, देखो एसेट साइड में, रियलाइजेबल एसेट्स, रियलाइज्ड एसेट्स एंड नॉन रियलाइजेबल एसेट्स। अब ये तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, किसको रियलाइजेबल एसेट्स बोला जाए, किसको रियलाइज्ड एसेट्स बोला जाए और किसको नॉन रियलाइजेबल एसेट्स बोला जाए, ये तीनों को हम लोग समझते हैं। देखो पहले तो याद कैसे रखेंगे कि रियलाइजेबल के अंदर कौन कौन से एसेट्स आ रहे हैं, रियलाइज्ड के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, नॉन रियलाइजेबल के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। देखो जिसमें कम इंफॉर्मेशन है उसी को याद रखना। रियलाइज्ड में दो ही चीज आते हैं, कैश एंड बैंक, रियलाइज्ड होते हैं ये। नॉन रियलाइजेबल के अंदर एक्सपेंस और लॉस आता है। देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है ये डेफर्ड नेचर का एक्सपेंस है, और प्रॉफिट एंड लॉस इधर लॉस है, इधर आया तो इधर है तो प्रॉफिट है लायबिलिटी साइड में, इधर है दैट इज लॉस है। तो एक्सपेंस लॉस जो यहां दिख रहा है वो नॉन रियलाइजेबल है, और कैश बैंक जो दिख रहा है वो रियलाइज्ड है। तो बस ये चार को दिमाग में रख लेना है, रियलाइज्ड और नॉन रियलाइजेबल को याद रखना है। इसके बाद जितने भी नाम इधर आएंगे, जितने भी नाम, सब के सब रियलाइजेबल एसेट्स होंगे, ऐसे याद रखना थ्योरी को। थ्योरी कैसे याद किया जाना है ये बात समझ में आ गया। जब कैसे याद रखेंगे थ्योरी को, जिसमें कम इंफॉर्मेशन दिख रहा है उसको दिमाग में सेट कर लेना, बाकी रियलाइजेबल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। देखो रियलाइजेबल एसेट्स का मतलब होता है सेलेबल एसेट्स, वैसा एसेट जिसको हम लोग बेच सकते हैं।
बिकने वाला एसेट्स। हालांकि देखो गुडविल बिकेगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। अरे उगते सूरज को सब लोग प्रणाम करते हैं ना जी, डूबते को कहां प्रणाम करते हैं। हालांकि झारखंड बिहार में डूबते को प्रणाम किया जाता है, लेकिन वही साल में एक ही बार होता है, छठ में, छठ वाला पूजा में, ठीक है ना। लेकिन ये कहावत है उगते सूरज को सब लोग प्रणाम करेंगे। अब ये बिजनेस डूब रहा है आपका, बंद करने जा रहे हो क्या, कोई अच्छा बिजनेस को, कंटिन्यूइंग नेचर बिजनेस को, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न को बंद करता है क्या जी। जब कोई बिजनेस आपका लॉस मेकिंग हो गया, कंप्लीट लॉस अर्न कर रहे हो, सबसे बड़ा एक रीजन हो सकता है कि आप फर्म को बंद करने जा रहे हो, प्रॉफिट माइए नहीं पा रहे हो, नुकसान हो रहा है आपका, तो बंद कर रहे हो। भैया जब डूबता सितारा हो, डूबता जहाज हो, तो आपका गुडविल रहिए गया क्या। गुडविल का मतलब नेम एंड फेम, गुडविल रहिए गया, गुडविल बचा हुआ है। गुडविल मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है, गुडविल इज रेपुटेशन। तो रेपुटेशन वाले लोग ये बंद होंगे क्या जिनका रेपुटेशन है। मतलब गुडविल की वैल्यू जो है ये रियलाइजेबल में हमेशा मिलेगा ही, इसकी वैल्यू ऐसा नहीं है। एडजस्टमेंट जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो एडजस्टमेंट में जब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू दिया रहेगा तो हम कंसीडर करेंगे, बट वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो गुडविल की वैल्यू जीरो माना जाता है, जीरो, जो आगे लिखाएंगे थ्योरी में। लेकिन गुडविल को छोड़कर बाकी जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स के लिस्ट में शामिल हैं ये सब सेलेबल एसेट्स हैं, बिकेंगे, पैसा चाहे जितना मिले। तो रियलाइजेबल दैट मींस सेलेबल। रियलाइज का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी हमारे पास है, बेचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास ही है, सेल करने की जरूरत नहीं है। क्या कैश बैंक को भी सेल कर देगा है जी, 100 रुपया पॉकेट में है उसको भी सेल कर दें तो 100 सेल करोगे 100 ही मिलने वाला है, तो पैसा सेल नहीं होगा। कैश और बैंक को कहा जा रहा है रियलाइज्ड एसेट्स, वैसा एसेट जो ऑलरेडी हम लोगों के पास ही है, सेल करने की जरूरत नहीं है। और नॉन रियलाइजेबल एसेट्स, नॉन रियलाइजेबल एसेट्स ये बिजनेस का खुदरा पाप है, खुदरा पाप। नॉन रियलाइजेबल एसेट्स क्या होता है, बिजनेस का खुदरा पाप। अभी खुदरा पाप मैंने समझ रहे हो कि नहीं, बरसात का दिन फोड़ा फुंसी शरीर में हो जाएगा, वो फोड़ा फुंसी को कहा जाता है खुदरा पाप, फोड़ा फुंसी हो जाना, ठीक है ना। तो ये देखो एक्सपेंस लॉस जो है ये खुदरा पाप है बिजनेस का। कौन अर्न किया है, पार्टनर, तो भुगतेगा कौन, पार्टनर ही भुगतेगा, ठीक है ना। तो जितने भी एक्सपेंस लॉस होते हैं उसको नॉन रियलाइजेबल दैट इज नॉन सेलेबल एसेट्स, वैसा एसेट जो सेल नहीं होगा। सेल करने जाना भी मत, नहीं तो मार्केट के लोग दौड़ा के भगाने लगेंगे। अरे कोई एक्सपेंस लेता है जी, एक्सपेंस लॉस कोई लेगा, तुम ही लेगा, तुम ही लोग जो लोग देख रहे हो क्लास को, लेगा क्या एक्सपेंस लॉस को, कोई नहीं लेता है। तो नॉट सेलेबल, तो नॉन रियलाइजेबल एसेट दैट मींस नॉट सेलेबल एसेट्स, वैसा एसेट जो सेल होने वाला नहीं है। तो ये 3 तरह के एसेट्स होते हैं, देख लेना, रियलाइजेबल, रियलाइज्ड एंड नॉन रियलाइजेबल। इज इट क्लियर, तीनों का डिफरेंस समझा दिया मैं। अब देखो लायबिलिटी साइड में, ये जो कैपिटल देख रहे हो बेटे, इसको कहा जाता है इनसाइडर लायबिलिटी। क्या कहा जाएगा, इनसाइडर लायबिलिटी। अब बी जो लोन है देखो, पार्टनर्स लोन, ये पार्टनर के जो लोन देख रहे हो इसको कहा जाता है सेमी इनसाइडर, सेमी इनसाइडर लायबिलिटी। और क्रेडिटर से लेकर पीएफ तक का जो अमाउंट है देखना, पीएफ तक, इसको कहा जाता है आउटसाइडर, आउटसाइडर लायबिलिटी। और नीचे जो रिजर्व देख रहे हो, रिजर्व है, फंड है, ये जो देख रहे हो इसको कहा जाता है नॉन पेबल। क्या कहा जाएगा, नॉन पेबल लायबिलिटी। देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड में 4 तरह के लायबिलिटी है, कोडिंग कर दिया। इनसाइडर लायबिलिटी जो बिजनेस के अंदर की बात है, बिजनेस के अंदर की बात, यानी पार्टनर के जो कैपिटल होते हैं उसको कहा जाता है इनसाइडर लायबिलिटी, बिजनेस के अंदर की बात है, ठीक है। पार्टनर्स लोन आ गया, देखो बिज लोन, सेमी इनसाइडर, न अंदर की बात न बाहर की बात, न अंदर की बात न बाहर की बात, बिजनेस के बीच की बात। बिजनेस के जो बीच की बात है उसी को कहा जाता है सेमी इनसाइडर लायबिलिटी। गॉट इट। सेमी इनसाइडर किसको कहा जा रहा है, न बाहरी लोग हैं न अंदरी हैं,
ठीक है, बीच वाले हैं, बीच। लेकिन आउटसाइडर लायबिलिटी यानी बाहरी लायबिलिटी, ऐसा लायबिलिटी जो बाहरी लोगों को पेमेंट करना है, बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी में देखो इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो याद करने का तरीका है कैपिटल इनसाइडर, कोई पार्टनर लोन दिया सेमी इनसाइडर, और आउटसाइडर में देखिए रहे हो बाकी जितने बच रहे हैं रिजर्व फंड को छोड़कर सब आउटसाइडर। और देखो यहां रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट, नॉन पेबल लायबिलिटी। अरे लायबिलिटी का मतलब क्या? लायबिलिटी मतलब उसका पेमेंट करना, मैक्सिमम लायबिलिटी का पेमेंट होता है, लेकिन यहां पे क्लियर लिख दिया नॉन पेबल, यानी ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट नहीं करना है। ये बिजनेस का पुण्य है। बिजनेस का क्या है ये? अरे पुण्य काम कोई किए हो तभी ना पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है जी, पुण्य किए हो ना, तो ये नॉन पेबल लायबिलिटी जिसका पेमेंट नहीं करना है तो ये पुण्य है ना। यही पुण्य देखो इधर जो पाप पड़ा हुआ है, पाप, खुदरा पाप, उसको काटेगा। आगे समझाया जाएगा, ये सारी बात समझाएंगे। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को कोडिंग है करके दिखा दिए, और अभी हमारा स्टेप 2 चल रहा है, क्लोज द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। अभी क्या चल रहा है मेरा, ये टॉपिक किसका है? स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? क्लोज द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, आइटम ऑफ बैलेंस शीट, ये हम लोग सीख रहे हैं। बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करना है, क्लोज करना है। ये बैलेंस शीट का जो आइटम्स है, आइटम्स इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए पहले बैलेंस शीट का ओवरव्यू, पहले आइडिया ले रहे कि बैलेंस शीट में होता कौन कौन चीज है, उसका कोडिंग क्या है। तो पहले मैं कोडिंग समझा दिया, तो सारे बच्चे घर में बैठ के आइए कोडिंग को याद करना दिमाग से ना, दिमाग में रख लेना एक कोडिंग को, ठीक है ना। कौन सा चीज में कौन आ रहा है, कौन कोडिंग में, ये कोडिंग याद रखना सब लोग। क्योंकि जो भी थ्योरी अब आगे बढ़ते हो बाबू, देख लेना सब लोग, जो भी थ्योरी अब आगे बढ़ने वाला है वो कोडिंग से बढ़ने वाला है, ये नेम वाइज नहीं बढ़ने वाला है। आगे मैं यूज जो करूंगा वर्ड, उसमें रियलाइजेबल एसेट्स, रियलाइज्ड एसेट्स, ये यूज करूंगा, उसका नाम नहीं, नाम बहुत कम यूज किया जाएगा, कोड यूज किया जाएगा। इनसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, जो भी थ्योरी आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, इस नाम से बढ़े वाला हो, ये जान लेना सब लोग। तो आज की क्लास में हम देखो आप लोगों को बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन और उसका कोडिंग बता दिए। आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा बढ़िया से पढ़ के तब आइएगा अगला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, तो अभी समझ पाओगे। नहीं तो एक भी नहीं समझ में तो जान लेना बात सब लोग, कुछ भी नहीं समझ पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या समझना है, लेक्चर 1 को ठीक से देख के आना है, ये कोडिंग को पढ़ के आना है ठीक से। बहुत जल्द हम लेक्चर 2 में मिलेंगे और वहां क्या पढ़ाएंगे कि इसको जो बंद करना है वो कैसे बंद करना है। बंद किए नहीं है, आपको बैलेंस शीट का सारा आइटम लिख के दिखा दिए यहां पर, और उसका कोडिंग केवल कर दिए हैं, बंद नहीं किए हम। अगले लेक्चर में बंद करना सीखो। अगला लेक्चर जो आएगा, लेक्चर नंबर 2, वहां पर मैं बात करूंगा कि इसको बंद कैसे किया जाएगा। बंद करने के लिए एंट्री ना होता है जी, ट्रांसफर एंट्री, दैट इज क्लोजिंग एंट्री। तो एंट्री सीखना है और क्या है। बंद करने के लिए हम लोग एंट्री सीखेंगे बैठ के, इसमें क्या करने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो आज यहां तक की बात को ठीक से कर लेना, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में आगे की बात सीखेंगे, आगे क्या होगा, ठीक है। चलो आज हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में बहुत जल्द। इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं अब।